माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। आज मैं क्लास 12 की इंग्लिश फ्लेमिंगो प्रोज का सेकंड चैप्टर लास्ट स्प्रिंग का शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का बताने जा रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। 27 शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पर बताऊंगा, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हु वाज साहेब? हु वाज साहेब? व्हाट वाज ही डूइंग एंड व्हाई? साहेब कौन था और वो क्या कर रहा था और क्यों? ये क्वेश्चन है आपके। तो हम देखेंगे। साहेब वाज यंग बॉय ऑफ स्कूल गोइंग एज। साहेब विद्यालय जाने वाले उम्र के बच्चों की तरह एक छोटा लड़का था। ही वाज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ बिग सिटीज, यानी बड़े नगर के कूड़ों की ढेरों में वो गोल्ड यानी सोने की तलाश कर रहा था, अर्थात सोने को देख रहा था, पैसे को देख रहा था। ही हैड लेफ्ट हिज होम इन ढाका। उसने अपने घर ढाका, जहाँ पर उसका घर था ढाका में, उसको उसने छोड़ा था बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश में था ढाका। एंड केम टू द बिग सिटी इन सर्च ऑफ लिविंग, और जीवन यापन करने के लिए, अर्थात अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए वो बड़े शहरों में आया था, बड़े शहर में आ गया था। ही हैज़ नथिंग इल्स टू डू बट पिक रेज। उसके पास और कुछ करने को नहीं है, केवल कूड़े में पैसे को ढूंढना, अर्थात कूड़े में पैसों की तलाश करना ही है। ये आपका आंसर हुआ। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है बट प्रॉमिस। देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। बट प्रोमिजेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ड। ब्लीक वर्ड का मतलब होता है उसके जो है, ब्लीक मीन्स होता है निराशा भरे संसार में, उसके निराशा भरे संसार में। बट प्रोमिजेस लाइक माइन, प्रोमिजेस का मतलब होता है एक वचन, एक जो है निर्णय लेना। माइन मेरी तरह से, जो कि लेखिका यहाँ पर कह रही है। अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ड, यानी संसार के प्रत्येक कोने पर जो कि निराशा से भरा हुआ है, उसके लिए एक प्रॉमिस भरा हुआ चीज था, एक जो है उसके लिए संघर्ष का समय था। व्हाट प्रॉमिजेस, क्या वो प्रॉमिजेस थी, क्या उसके लिए जो है कठिनाइयाँ थीं। डज द आथर रिकॉल, लेखिका यहाँ पर उसको बताती है। इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट वाज इट मेड, और किस रूप में इसको बताया जाता है, कि किस तरह से। व्हाट इट फुलफिल्ड, और ये पूरी तरह से जो है किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसमें देखेंगे द आथर आस्क्ड साहेब, लेखिका जो है साहेब कहकर पुकारती है अबाउट गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के विषय में। अर्थात लेखिका आस्क्ड साहेब, लेखिका साहेब से कहती थी या कहा अबाउट गोइंग टू स्कूल, स्कूल के बारे में, स्कूल को जाने के विषय में। साहेब एक्सप्लेन्ड, साहेब ने बतलाया दैट देयर वाज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड, कि उसके पड़ोस में कोई विद्यालय नहीं है। नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस। ही प्रॉमिस्ड टू गो टू स्कूल, उसने वचन दिया विद्यालय को जाने के विषय में। व्हेन दे विल्ट वन, जब वह एक बनवा दें, अर्थात एक विद्यालय का निर्माण करवा दें, तो वो विद्यालय के लिए जाने का वचन दिया उसने। हाफ जोकिंग, हाफ जोकिंग मतलब मजाक से भरे हुए। द आथर, लेखिका आस्क्ड, लेखिका ने कहा, लेखिका ने बतलाया। वेदर्ड ही वुड कम इन केस सी स्टार्टेड वन, कि वो एक विद्यालय का निर्माण कराना प्रारंभ करेगी। साहेब इस्माइल्ड, साहेब मुस्कुराए। ब्रॉडली, ब्रॉडली का मतलब होता है मोटे तौर पर, जैसा कि वो मुस्कुराया करता था। एंड एग्रीड टू कम, और आने के लिए वो सहमत हुआ उस विद्यालय में, कि पुनः विद्यालय खुलेगा तो मैं उसमें आऊँगा। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के पश्चात। ही रैन अप टू द आथर, वो लेखिका के पास दौड़ करके आया। एंड आस्क्ड, और पूछा, इफ द स्कूल वाज रेडी, विद्यालय तैयार था या विद्यालय तैयार हो गया था। द आथर फेल्ट इम्ब्रास्ड, इम्ब्रास्ड का मतलब होता है
शर्मिंदगी महसूस करना। द आथर फेल्ट इम्प्रेस्ड, लेखिका ने शर्मिंदगी महसूस की। सी हैड मेड ए प्रॉमिस, उसने एक वचन दिया था। दैट वाज नॉट मीन्ड, जिसका कोई मतलब ना था। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस तरह से एक्सप्लेन हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहेब्स फुल नेम? साहब के पूरे नाम का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साहब फुल नेम? यहाँ बताया जा रहा है। डज ही नो इट, क्या वो उसे जानता है? हाउ डज ही कंडक्ट हिमसेल्फ, अर्थात वो स्वयं को इस पर किस रूप से समझता है, किस रूप से उसको जानता है। तो आगे देखेंगे। हिज फुल नेम इज, उसका पूरा नाम, हिज फुल नेम इज साहिबे आलम। क्या नाम था उसका पूरा? साहिबे आलम। इट मीन्स, इसका मतलब होता है द वर्ड ऑफ यूनिवर्स, अर्थात संसार का स्वामी, जिसको कहते हैं लॉर्ड। लॉर्ड मीन्स होता है स्वामी, संसार का जो स्वामी होता है, जो संसार का मालिक होता है, उसका मतलब होता है साहिबे आलम। ही डज नॉट नो इट, वह उसे नहीं जानता था। इफ ही न्यू इट, यदि वो जानता था। ही वुड हार्डली बिलीव इट, यदि वो जानता भी तो इसे, तो ही वुड हार्डली बिलीव का मतलब वो कठिनाई से इस पर विश्वास कर पाता, क्योंकि उसकी स्थितियाँ ऐसा गवाह नहीं देती थी, ऐसा करने को नहीं कहती थी, ऐसा नहीं सोचता था वो कभी, परंतु वो इसके मतलब को ही नहीं जानता था। ही रोम्स, रोम्स का मतलब होता है रोने की प्रवृत्ति। ही रोम्स द स्ट्रीट बेयर फूट विथ अदर रेज पीपर्स, अर्थात वो दूसरे कूड़े बीनने वाले बच्चों के साथ में घूमा करता था, अर्थात अपनी प्रवृत्ति में लगा हुआ रहता था गलियों में। दिस आर्मी ऑफ आर बेयर फुट बॉयज अपीयर इन द मॉर्निंग, ये नंगे पाँव वाले बच्चों के जो सेनाएं थीं, जो बच्चे थे, ये सुबह के समय आ जाते थे। एंड डिसअपियर्स इन एट नून, एंड डिसअपियर एट नून का मतलब दोपहर के समय में वो चले जाते थे, अर्थात कूड़ा बीनने के कार्य से अलग हो जाते थे। तो सुबह के समय आ जाते थे और दोपहर के समय वो चले जाते थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाउ डज द ऑथर फोकस, हाउ डज द ऑथर फोकस ऑन परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी? परपेचुअल का मतलब होता है, परपेचुअल मीन्स होता है पूर्ण, किसी चक्र की कार्य का पूर्णता में होना, पूर्ण के लिए इसका प्रयोग करते हैं। हाउ डज द ऑथर फोकस, लेखिका किस रूप में इसको उद्धृत करती है, बताती है। स्टेट ऑफ पॉवर्टी, एक निर्धनता, गरीबी के विषय में किस तरह से वो फोकस करती है पूर्ण रूप से। ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के विषय में। नॉट बियरिंग फुट बियर्स, जो कि पैरों में जूते चप्पल नहीं पहने हुए, जिनके पैर नंगे हैं। तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। द ऑथर नोटिसेस, लेखिका यहाँ पर बतलाती है दैट मोस्ट ऑफ यंग चिल्ड्रन, या लेखिका यहाँ पर देखती है, अपने आंखों से देखती है कि मोस्ट ऑफ द यंग चिल्ड्रन, बहुतायत बच्चे, जो छोटे बच्चे थे, इंगेज इन रेज कैपिंग, जो कि कूड़े के कार्य में लगे हुए थे। आर नॉट बियरिंग फुट बेयर, वो जो है अपने पैरों में कुछ भी नहीं पहने हुए थे, उनके पैर नंगे थे। सम ऑफ देम डू नॉट हैव चप्पल्स, कुछ के पैरों में क्या चप्पलें नहीं थी, अर्थात वो चप्पल नहीं पहने हुए थे। अदर वांट टू बियर शूज, कुछ जूतों को पहनना चाहते हैं। सम से इट इज ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, और कुछ कहते हैं कि ये उनकी तौर तरीके हैं, वो नंगे पैर ही रहते हैं। इस तरह से टू द ऑथर इट सीम्स लैक ऑफ मनी, लेखिका देखती है कि इनके पास पैसों का अभाव है, इस कारण से ऐसा वो नहीं पहन पाते हैं, जूते चप्पल नहीं पहन पाते हैं। पॉवर्टी फोर्सेस देम टू वॉक विदाउट फुट बियर, उनकी जो गरीबी है, जो उनकी तंगी है, जो परेशानी है, वो उनको विवश करती है कि वो नंगे पाँव रहें। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन, बतलाइए। फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज मीनिंग डिफरेंट फ्राम व्हाट इट मीन्स टू दियर पेरेंट्स, यानी कि उनके माता पिता के
से अलग जो है बच्चों ने गार्बेज का विषय जो है कुछ मतलब अलग तरीके से समझा था। इसके विषय में बतलाइए कि बच्चों का मतलब गार्बेज से और उनके पेरेंट्स का मतलब गार्बेज से दोनों डिफर है, दोनों में अंतर हैं, तो इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखेंगे यहाँ पर स्मॉल चिल्ड्रन स्क्राउंज हीप्स ऑफ गार्बेज। स्मॉल चिल्ड्रन का मतलब होता है छोटे बच्चे जो थे, वो स्क्राउंज हीप ऑफ गार्बेज, वो जब गड्डियों को देखते थे तो उनको आश्चर्य की अनुभूति होती थी, यानी कि कूड़े की ढेर को देख करके वो आश्चर्य का अनुभव करते थे। दे एक्सपेक्टेड टू गेट सम क्वीन, वो चाहते थे कि उनको कुछ पैसे प्राप्त हो जाएं। नॉट आर वैल्यूएबल थिंग इन इट, जबकि वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें ना थीं। सम टाइम दे फाइंड ए रुपीज़, कभी कभी उनको 1 रुपये प्राप्त होते। आर इवन ए 10 रुपी नोट, और कभी कभी उनको 10 रुपये भी प्राप्त होते। दिस गिव्स द होप ऑफ फाइंडिंग मोर, ये उनके लिए आशा बन जाता कि उनको और अधिक पैसे प्राप्त होंगे। दे सर्च इट इजेटली, वो से जो है बहुत ही उत्तेजनापूर्वक, बहुत ही उत्साहित होकर के उसकी तलाश करते हैं। फॉर चिल्ड्रन, जो कि बच्चों के लिए, गार्बेज इज रैप्ड इन वांडर, जो कूड़ों की ढेर होती थी वो एक आश्चर्य का विषय बनी होती थी, एक जो है उनके लिए अट्रैक्शन का प्लेस होता था। फॉर द एल्डर्स, और बड़ों के लिए, इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और जो बड़े लोग होते थे उनके लिए जीवित रहने के लिए एक साधन होता था। उसका मतलब जीवित रहने का एक साधन है, इस तरह से बताया जा रहा है। 10 इस प्रकार गार्बेज हैज़ 2 डिफरेंट मीनिंग, कूड़ों के 2 तरह से भिन्न भिन्न अर्थ हैं। ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोनों की तरह से, दोनों के अंदाज में गार्बेज के अलग अलग मतलब हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। Where does the author find साहब वन विंटर्स मॉर्निंग, एक जाड़े की सुबह में लेखिका साहब को कहाँ पाती है? तो where does the author find साहब, लेखिका कहाँ पाती है साहब को वन विंटर नाइट, एक जाड़े की सुबह के समय में? व्हाट एक्सप्लेनेशन डज साहब ऑफर, साहब से किस विषय में वो बतलाने के लिए कहती है? तो यहाँ पर देखेंगे द ऑथर फाइंड साहब स्टैंडिंग ऑन ए फेंस गेट, लेखिका पाती है साहब को स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट, अर्थात दीवार के गेट पर, जहाँ पे बाउंड्री वाल थी उस गेट के समक्ष उसको खड़ा हुआ पाती है। ऑफ ए नेबरहुड क्लब, जो कि उसके पड़ोसी के क्लब के पास में था। क्लब का मतलब होता है संगठन, जहाँ पर वो लोग रहते थे। ही इज वाचिंग 2 यंग मैन, वो 2 युवकों को खड़ा हुआ देख रहा है। ड्रेस्ड इन वाइट, जो कि सफ़ेद पोशाक में है। प्लेइंग टेनिस, वो क्या खेल रहे हैं? टेनिस खेल रहे हैं। साहब कहता है दैट ही लाइक्स द गेम, कि वो खेल को पसंद करता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। देखेंगे आगे। बट ही इज कंटेंट, लेकिन वो भी उससे जुड़ना चाहता है। वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वो दीवार के पीछे से उसे ध्यानपूर्वक देखता है खड़े होकर के। ही गोज इनसाइड, उसके अंदर जाता है। व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई भी आसपास नहीं होता, कोई भी वहाँ पर नहीं होता, तब उसके अंदर भी हो जाता है। ही यूजेज द स्विंग दियर, स्विंग मतलब होता है झूलना, वो भी झूलता हुआ। यूजेज द स्विंग दियर, वहाँ पर झूले का प्रयोग करता है, अर्थात वहाँ पर झूलता भी है वो। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट जॉब डिड साहब टेक अप, साहब ने कौन सा पेशा अपना रखा था, अर्थात कौन सी कार्य में लगा हुआ था वो। व्हाट वाज ही हैप्पी, क्या वो खुश था? तो इसको देखेंगे। साहब टुक अप द जॉब एट ए टी स्टॉल, साहब ने जो है एक चाय की दुकान पर कार्य कर रखा था, जॉब कर रखा था। देखेंगे यहाँ पर। बट ही वाज नॉट हैप्पी, परंतु वो प्रसन्न न था। विथ इट का मतलब होता है उस कार्य से, वो प्रसन्न खुश न था। ही वाज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि वो काफ़ी समय से चाहता था अपने आप में स्वयं किसी चीज़ के विषय में मालिक बनना। हिज फेस हैड
लास्ट द केयर फ्री लुक, उसके जो चेहरे थे वो केयर फ्री लुक दिखाई थे। केयर फ्री का मतलब होता है चिंता रहित दिखाई पड़ते थे। आल्दो ही अर्ड, यद्यपि वो प्राप्त करता था 800 इवन, फिर भी देन ही वाज नॉट सेटिस्फाई, फिर भी वो संतुष्ट ना था। उसको 800 रुपये प्राप्त हो जाते थे, फिर भी वो उस पर संतुष्ट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ही वाज ए ड्रीम कम ट्रू, सेंटेंस को देखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। हाउ हैज ए ड्रीम कम ट्रू, हाउ मीन्स कैसे, ए ड्रीम कम ट्रू का मतलब एक स्वप्न जो सत्यता के रूप में आता है। फॉर साहब, साहब के लिए, साहब के जीवन में। बट व्हाट इज, परंतु क्या है, आउट ऑफ हिज रीच, जो वहां तक वो पहुंच नहीं पाता है। तो इसको देखेंगे इस क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे साहब इज बियरिंग डिस्कार्डेड टेनिस शूज। डिस्कार्डेड का मतलब होता है छुटकारा पाना। तो साहब इज बियरिंग डिस्कार्डेड टेनिस शूज, अर्थात साहब ने पहन रखा था डिस्कार्डेड टेनिस शूज। डिस्कार्डेड मतलब जो छूटा हुआ जूता, अर्थात दूसरों के जूतों को, अर्थात जो बच्चे जूते को नहीं पहनते हैं ऐसे जूते को वो पहन रखा हुआ था। टेनिस शूज को, अर्थात टेनिस में पहनने वाले जूते को उसने पहन रखा था, अर्थात दूसरे बच्चों के छूटे हुए जूतों को। वन ऑफ देम हैज ए होल, जिनमें की एक में क्या था, छेद था, एक जूते में छेद था। साहब डज नॉट बोथर, बोथर का मतलब होता है चिंता करना, चिंतित होना। साहब डज नॉट बोथर अबाउट द होल, साहब को उस जूते के छेद के विषय में कोई चिंता, कोई फिक्र न थी। फॉर वन, एक में जो हु आज वॉकिंग बेयर फुट, वो देखता था कि हु आज वॉक्ड बेयर फुट, जो लोग नंगे पांव हुआ करते हैं। इवन शूज विथ ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, तो उसके लिए जूते में एक छेद होना भी एक स्वप्न से अधिक बड़ा है, अर्थात एक स्वप्न के समान है कि उसको एक छेद हुआ जूता भी प्राप्त हुआ, ऐसा वो सोच रहा है। आगे देखेंगे बट टेनिस, परंतु टेनिस के लिए द गेम, जो कि खेल है, ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली, इंटेंटली का मतलब होता है संकल्प पूर्वक, उस खेल को पूरी तरह से संकल्पकृत होकर के, संकल्पनिष्ठ होकर के वो खेल को देख रहा है। इज आउट ऑफ रीच, जो कि उसके पहुंच से बहुत ही दूर है, अर्थात जहां पर वो सम्मिलित नहीं हो सकता है, उसको खेल नहीं सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज साहब्स लाइफ, हाउ डज साहब्स लाइफ मैंने साहब का जीवन किस प्रकार से चेंज हुआ, अर्थात उसमें परिवर्तन आया। व्हेन ही स्टार्ट्स वर्किंग, व्हेन ही स्टार्ट वर्किंग एट द टी स्टॉल, जब उसने चाय की दुकान पे कार्य करना प्रारंभ किया तो साहब के जीवन में कैसा परिवर्तन आया, ये चीज़ यहाँ पर पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे साहब नाउ हैज ए रेगुलर इनकम, क्योंकि साहब के लिए ये जो है नियमित इनकम बन गई थी, नियमित आय बन गई थी उस चाय की दुकान पर रहना। ही इज पेड 800 रुपीज़, उसको जो है 800 रुपये प्रदान किए जाते थे, उस चाय की दुकान पर उसको 800 रुपये प्रदान किए जाते थे पर मंथ। एंड ऑल हिज मील्स, और हर समय की जो है भोजन उसको प्राप्त किए जाते थे, प्राप्त कराए जाते थे, यानी सुबह के समय, शाम के समय, दोपहर के समय उसको भोजन भी वहाँ पर मिलता था। 10 इस प्रकार फूड इज नो प्रॉब्लम, अब उसके लिए भोजन की कोई समस्या नहीं है। बट हिज फेस हैज लास्ट द केयर फ्री लुक, लेकिन उसके जो चेहरे हैं वो केयर फ्री लुक मतलब चिंता विहीन दिखने में, चिंता विहीनता को खो दिए हैं, अर्थात तो उसके चेहरे पर कुछ चिंताएं भी झलक रही हैं, दिखाई पड़ रही हैं। द स्टील कनेस्टर इन हिज हैंड नाव, उसके हाथों में जो है स्टील का कनस्टर है जिसको कि वो लाता है। सीम्स ए बर्डन, जो कि प्रतीत होता है कि उसके लिए एक भार है। ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, वो वहाँ पर अपने जो है उस कार्य को बहुत लंबे समय तक नहीं करने की इच्छा रखता है। ही मे हैव टू वर्क फॉर लॉन्गर हावर्स, वहाँ पर काफ़ी समय से कार्य कर चुका है, अर्थात काफ़ी समय से वो काफ़ी कई घंटों से लॉन्गर आवर्स
घंटों तक कार्य करता रहा है। देखेंगे द हेल्पलेसनेस, उसकी निसहायता, ऑफ डूइंग दिस, इस कार्य को करने के लिए, एट हिज ओन विल मेक्स हिम सैड, और उसकी जो पूरी इच्छाएं हैं वो उसे क्या बना देती हैं, एक दुखी मुद्रा में कर देती हैं कि जो उसका कार्य है बहुत हार्ड वर्क कार्य है, दुकान पे जितने समय तक वो रहता है तो इस कार्य ने उसको दुखी बना दिया है, बना दें, इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है। हु इज मुकेश, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, हु इज मुकेश, मुकेश कौन है। व्हाट इज हिज ड्रीम, उसका स्वप्न क्या है। व्हाट डज इट लुक लाइक, वो किसके तरह से दिखाई पड़ता है। व्हाट डज इट लुक लाइक ए मिराज, एमेडेस्ट द डस्ट, मिराज का मतलब होता है रोमांचकारी, रोमांचता के रूप में। एमेडेस्ट का मतलब होता है बीच में, अर्थात वाई डज इट लुक, वो क्यों दिखाई पड़ता है कि बीच में, मध्य में जो है एक रोमांचकारी के रूप में। डस्ट मीन्स होता है धूल, जो उसका कार्य है यहाँ पर देखेंगे। हु इज मुकेश, व्हाट इज हिज ड्रीम, उसका स्वप्न क्या है। वो एक रोमांच की रूपी रोमांचक ड्रामे की तरह जो है, नाटक की तरह जो है, इसमें मध्यस्थता क्यों करता है इस जगह पर, तो यहाँ देखेंगे मुकेश इज द सन ऑफ ए पुअर बैंगल मेकर, मुकेश एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का पुत्र है। आप फिरोजाबाद का, where every other family is engaged in making bangle, जहाँ पर और दूसरे परिवार भी चूड़ियों को बनाने में लगे हुए हैं। his poor father, उसके गरीब पिता, has failed to renovate his house, उसके जो गरीब पिता हैं वो जो है असफल हो गए हैं अपने घर को बनाने के लिए। आर सेंड हिज टू इस सन्स टू स्कूल, और अपने पुत्रों को विद्यालय में भेजने के लिए उसके पिता असफल हो गए हैं। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश जो है सोच रखा है, मुकेश की ये सोच है कि वो अपना जो है स्वयं जो है एक अपने आप के लिए कुछ कार्य करे। हिज ड्रीम इज टू बी ए मोटर मैकेनिक, उसका स्वप्न है कि वो एक मोटर मैकेनिक बने। ही वांट्स टू ड्राइव ए कार, वो एक कार को चलाना चाहता है। गिवन द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस, हिज ड्रीम लुक्स लाइक ए मिराज एमिडेस्ट द डस्ट, उसकी जो सोच है वो एक स्वप्न के रूप में है, जो कि जो है उसको एक रोमांचकारी ड्रामे के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। बीच में एक, जहाँ पर उसके लिए केवल धूल ही धूल, अर्थात उसके जीवन में जो सच्चाइयाँ हैं वो सच्चाइयाँ उससे बहुत दूर दूर दिखाई पड़ रही हैं। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू लर्न अबाउट फिरोजाबाद फ्रॉम दिस चैप्टर, इस चैप्टर से, इस पाठ से आप क्या सीखते हैं फिरोजाबाद के विषय में। तो यहाँ देखेंगे फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ग्लास बैंगल, फिरोजाबाद प्रसिद्ध है अपने इस ग्लास की चूड़ियों को बनाने के लिए, अर्थात कांच की चूड़ियों के निर्माण के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये भारत के जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री हैं, जो कांच उद्योग के लिए जो इंडस्ट्रियां हैं, उनका एक मध्य बिंदु है। फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेस, जो परिवार होते हैं उनकी पीढ़ियां जो होती हैं, जो उनके परिवार के लोग होते हैं उसमें कार्य कर रहे होते हैं भट्ठियों के पास पूरी उम्र और पूरी पीढ़ियों के साथ में। वेल्डिंग ग्लास, उस ग्लास को, उस चूड़ियों को जोड़ने के कार्य में लगे होते हैं। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियों को बनाने में लगे होते हैं। फॉर ऑल द वोमेन इन द लैंड, उस क्षेत्र की सभी स्त्रियां जो भी वहाँ पर होती हैं सभी कार्य में लगी हुई होती हैं। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड, यानी कि हर एक दूसरा परिवार फिरोजाबाद का लगा हुआ होता है। इंगेज्ड माने उसमें लगा हुआ होता है। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियों को बनाने के कार्य में। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 12 लिखेंगे। बार्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल्स मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उनका जन्म जो भी
इस कास्ट में अर्थात इस कार्य के लिए जिनका जन्म हुआ है वो केवल चूड़ियों को बनाने के ही विषय में उनको दिखाई पड़ता है, सोचते हैं, उनका विचार वहीं तक होता है। नथिंग बट बैंगल्स, केवल उनको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, केवल चूड़ियों को बनाने का ही कार्य उनको दिखाई पड़ता है। वेयर डू दे सी बैंगल्स, वे चूड़ियों को कहाँ पर देखते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से समझेंगे, चिल्ड्रन लाइक मुकेश, अर्थात मुकेश की तरह बच्चे, जो वहाँ पर मुकेश की तरह बच्चे हैं, आर बार इन कास्ट ऑफ बैंगल्स मेकर, जो कि बैंगल बनाने वाले परिवार में जन्म लिए हुए हैं मुकेश की तरह। दे नो, वे जानते हैं, नो अदर वर्क, कि और कोई दूसरा कार्य नहीं है। दे सी बैंगल्स इन द हाउस, वे घर में क्या देखते हैं, चूड़ियों को देखते हैं। दे सी बैंगल इन द हाउस, वे घरों में जो है घर में चूड़ियों को देखते हैं। इन द यार्ड, आंगन में। इन एवरी अदर हाउस, और हर एक के घर में, प्रत्येक दूसरों घर में भी चूड़ियों को देखते हैं। एवरी अदर यार्ड, हर किसी के दूसरे के आंगन में भी देखते हैं। एवरी स्ट्रीट, हर एक गली में। इन फिरोजाबाद की हर एक गली में चूड़ियों को देखते हैं। द स्पायरल ऑफ बैंगल्स लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड, देखेंगे उस क्वेश्चन को। स्पायरल का मतलब होता है जो उनका जीवन चक्र है। द स्पायरल ऑफ बैंगल्स लाई, उनके जीवन चक्र में जो है चारों तरफ बैंगल्स अर्थात चूड़ियों की ढेरें ही दिखाई पड़ती हैं। माउंट्स मीन्स होता है ढेर। इन अनकेम्प्ड यार्ड, अनकेम्प्ड यार्ड का मतलब होता है ध्यान न देना, वे उस पर किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनको चारों तरफ जो है चूड़ियों के कार्य ही बिखरे हुए दिखाई पड़ते हैं। दे आर बिल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ड्स, अर्थात हाथ से चलाई जाने वाली गाड़ियों से वे प्रायः लाई जाती हैं और वो इकट्ठी की जाती हैं चूड़ियाँ। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट कंट्रास्ट, देखेंगे व्हाट कंट्रास्ट डू यू नोटिस बिटवीन द कलर ऑफ द बैंगल्स, यानी चूड़ियों की रंग के विषय में बताया गया है, कलर के विषय में बताया गया है, आप क्या देखते हैं इसमें। एंड द एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लेस वेयर दीज बैंगल्स आर मेड, और जहाँ पर ये चूड़ियाँ बनाई जाती हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, किस प्रकार से है, इसके विषय में यहाँ पर बताया जाता है। द बैंगल्स आर ऑफ एवरी कलर बार्न आउट ऑफ द 7 कलर्स, यानी प्रत्येक कलर में चूड़ियाँ बनाई जाती हैं 7 कलर में, जैसा कि बताया गया है 7 कलर। 7 कलर के लिए द रेनबो जो होता है, जो इंद्रधनुष होता है, वो 7 कलर में होता है। तो इसी तरह से 7 कलर में जो है वहाँ पर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। दीज आर सनी गोल्ड, सुनहरी चूड़ियाँ, पैडी ग्रीन, धानी चूड़ियाँ, रॉयल ब्लू कलर, डिम कलर की चूड़ियाँ जो है, पिंक यार्ड यानी गुलाबी और पर्पल कलर की जो है चूड़ियाँ यहाँ पर बनाई जाती हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स वर्क इन डार्क हटमेंट्स, यानी जो लड़के लड़कियां होते हैं वो वहाँ पर उस झोपड़ियों में, उस जगह पर जो है अपने कार्य में अंधकार में लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट टू द फ्लिकरिंग फ्लेम्स, फ्लिकरिंग फ्लेम्स का मतलब होता है, फ्लिकरिंग का मतलब होता है झिलमिलाहट के साथ, फ्लेम्स लपटों के साथ। आप ऑयल लैंप्स, जहाँ पर ऑयल लैंप अर्थात वो अपनी लैंप को, अपनी रोशनी के लिए अपने लैंप को जलाए हुए होते हैं, जो कि बहुत डिम तरीके से झिलमिलाते हुए जलते हैं। अराउंड फर्नेस, उस भट्टी के आसपास में। ब्लोइंग ग्लास वेल्डिंग, वहाँ पर वो चूड़ियों को जोड़ने का कार्य करते हैं। एंड सोल्डरिंग इट टू मेक बैंगल्स, और वहीं पर जो है वो अपनी चूड़ियों को बनाते हैं, जोड़ते हैं, अपने कार्य में वो लगे हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, व्हाट आर मोस्ट ऑफ द बैंगल मेकर्स इग्नोरेंट ऑफ, व्हाट आर मोस्ट ऑफ द बैंगल मेकर्स इग्नोरेंट ऑफ का मतलब, इग्नोरेंट का मतलब होता है अनजान रूप में, और बहुतायत जो है, बहुत से चूड़ी बनाने के जो लोग हैं वो जो है एक अनजान रूप में वहाँ पर उपस्थित हैं, जिनके बारे में लेखिका नहीं बता सकती है, नहीं जान सकती है। व्हाट वुड हैपन इफ लॉ वेयर इंटरफोर्स्ड स्ट्रिक्टली, क्या हो सकता है था अर्थात क्या होता यदि वहाँ पे नियम कानून को जो है शक्तिपूर्वक, बलपूर्वक नियम कानून का पालन कराया जाता। तो इस विषय में इसमें बताया गया है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे यहाँ पर आंसर इसका, मोस्ट ऑफ द बैंगल मेकर्स आर इग्नोरेंट, बहुतायत जो है, बहुत से जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं जिनके विषय में
किसी को कोई जानकारी नहीं है, अनजान रूप में वो कार्य करते हैं। आप दी फैक्ट, वास्तविकता ये है दैट एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन इन बैंगल्स, कि जो बच्चे वहाँ पर बैंगल बनाने के लिए लगे हुए हैं, मेकिंग इज इलीगल, वो प्रायः जो है इलीगल रूप से गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर कार्यरत हैं, क्योंकि बच्चों के लिए अनुमति नहीं है, उनको पढ़ाई का समय देना चाहिए, लेकिन वे अपने कार्य में लगे हुए हैं, तो ये इलीगल माना गया है, यहाँ पर गैर कानूनी माना गया है। जो बच्चे पूर्णतः लेखिका की नज़रों से अलग हैं। दिस इज ए हैजार्डियस इंडस्ट्रीज। हैजार्डियस का मतलब होता है कि जोखिम भरी, हैजार्डियस का मतलब होता है जोखिम भरा, इंडस्ट्री मतलब होता है कारखाना, ये एक जोखिम भरा कारखाना होता है। दिस इज ए हैजार्डियस इंडस्ट्री का मतलब हुआ ये एक जोखिम भरा कारखाना है। मेनी चिल्ड्रंस बिकम ब्लाइंड, बहुत से बच्चे जो है अंधे हो जाते हैं। बिफोर रीचिंग दियर एडल्टहुड, यानी अपनी युवावस्था में पहुंचने के, प्रौढ़ावस्था में पहुंचने के पूर्व ही बहुत से बच्चे जो है अंधे हो जाते हैं। इफ द लॉ बियर इनफोर्स स्ट्रिक्टली, यदि यहाँ पर कानून का कड़ाई से पालन कराया जाए तो 20,000 चिल्ड्रन वुड बी रिलीज्ड, तो 20,000 बच्चों को इससे राहत प्रदान हो जाएगी, राहत मिल जाएगी कि वो उसमें कार्य ना करेंगे। फ्राम वर्किंग, इस कार्य से हार्ड थ्रू आउट द डे एट हार्ड फर्नेस विथ हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर का मतलब होता है ऊंचे तापमान में पूरे दिन जो है गर्म भट्ठी पर कार्य करने से वो वंचित हो जाएंगे, अर्थात कार्य नहीं कर पाएंगे यदि कड़ाई से नियम का पालन करा दिया जाए, और उनका जीवन भी जोखिमों से बच जाएगा। तो ऐसे बच्चों की संख्या कितनी बताई गई है? 20,000, जो कि आपके चैप्टर में भी आपको पढ़ा दिया गया है कि ऐसे बच्चों की संख्या 20,000 थी जो वहाँ पर कार्य कर रहे थे चूड़ी के कारखानों में। आगे देखेंगे व्हेयर, क्वेश्चन नंबर 15, व्हेयर इज मुकेश हाउस लोकेटेड, मुकेश का घर जो है कहाँ पर स्थित था। व्हाट इज ही प्राउड ऑफ, उसको किस चीज़ का गर्व था, क्या गर्व था उसको, क्या किस चीज़ के विषय में। तो मुकेश हाउस इज बिल्ट इन ए स्लम एरिया, एक गंदी बस्ती में, एक गंदी बस्ती में मुकेश का घर स्थित था। द लैंस स्टिंक्स विथ गार्बेज, जहाँ पर जो है कूड़ों की ढेर लगी हुई थी। स्टिंग का मतलब दुर्गंध आती थी। स्टिंग विद गार्बेज, जहाँ पर स्टिंग का मतलब होता है दुर्गंध आना, जहाँ पे कूड़ों की ढेर की अर्थात कूड़ों की गंध आती थी, वहाँ पर मुकेश का घर स्थित था एक गंदी बस्ती में। द होम्स देयर आर होबल्स, जो उसका घर था वो एक छोटा घर था। होबल्स का मतलब होता है छोटे घर के विषय में। विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, अर्थात जिसकी दीवारें जो है गिरती हुई छोटी दीवारें दिखाई पड़ती थी। वॉल्स, ओबली डोर्स, हिलते हुए डोर्स थे उसके। एंड नो विंडो, और उसके मकान में किसी प्रकार की कोई खिड़कियां ना थीं। दीज आर क्राउडेड, जो कि भीड़ से भरा हुआ था। फैमिलीज, जहाँ पे उसके परिवार के लोग रहते थे। देयर आर क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन, जहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, उसके परिवार के लोग वहाँ पर इकट्ठा रहते थे उस घर में। एंड एनिमल्स, और पशु भी रहते थे। मोस्ट ऑफ दीज हाउसेस आर सेक्स ऑफ हट्स, बहुत सारे घर जो है इस तरह से झोपड़ियों में ही बने हुए थे, झोपड़ियों के ही बनाए गए थे। मुकेश इज प्राउड दैट हिज हाउस इज बीइंग रिबिल्ट, मुकेश को गर्व था, इस बात का गर्व है कि उसका घर जो है पुनः बनाया जा रहा है, अर्थात बन रहा है। हिज आइज शाइन एज ही volunteers to take the author to his home, उसकी आंखों में एक चमक दिखाई पड़ती है। वॉलंटियर का मतलब होता है जो कि एक गैर सरकारी संगठन के रूप में जो वहाँ पर लोग रहते थे। टू टेक द आथर हिज होम, वो लेखिका को अपने घर ले जाने के लिए उत्सुक दिखाई पड़ता है, उसकी आंखों में चमक दिखाई पड़ती है कि वो ले जाए अपने घर को मुकेश। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इम्प्रेशन डू यू फ्रॉम, इम्प्रेशन का मतलब होता है प्रभाव। व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म अबाउट मुकेश फैमिली ऑन हैविंग ए ग्लिम्स ऑफ दियर हाउस, अर्थात उसके घर को देखने के पश्चात में आप मुकेश के विषय में, उसकी आंखों में, उसकी समझ में क्या प्रभाव पाते हैं, क्या चीज़ें देखने को पाते हैं। तो व्हाट इम्प्रेशन डू यू
फार्म अबाउट मुकेश फैमिली, मुकेश के परिवार में। जब लेखिका मुकेश के परिवार में पहुंचती है तो वो क्या देखती है, वहाँ पर किस तरह से दृश्य वहाँ का दिखाई पड़ता है, ये चीज़ यहाँ पर बताया गया है। मुकेश हाउस इज हाफ बिल्ड शेक विथ ए वॉबली डोर। मुकेश का घर जो है, जिसको कहते हैं आधा बना हुआ, हाफ बिल्ड अर्थात आधा बना हुआ घर है, जो कि एक ओबली डोर के साथ में है, जिसमें कि हिलते डुलते दरवाजे लगे हुए हैं। वन पार्ट ऑफ इट्स थाइस्ड विथ डेड ग्रास, सूखी घासों से एक पार्ट, उसका एक हिस्सा जो है छा दिया गया है, उसकी छत पड़ गई है एक हिस्से से सूखी घासों से। देयर इज ए फायर वुड स्टोव, यहाँ पर लकड़ी का चूल्हा अर्थात लकड़ी से जलाए जाने वाले चूल्हे हैं। स्पेंच, स्पिनच का मतलब होता है, स्पाइनच का मतलब होता है, स्पाइनच लीव्स का मतलब होता है पालक की पत्तियाँ। स्पाइनच लीव्स आर साइजलिंग, जहाँ पर पालक की पत्तियाँ काटी गई हैं और इन्हें लार्ज वेजल और एक बड़े बर्तन में उसको रखा गया हुआ है। फार चॉप्ड वेजिटेबल्स लाई ऑन एल्युमिनियम प्लेटर्स, देखेंगे जो कि यहाँ पर देखेंगे प्लेटर्स, एल्युमिनियमों के प्लेट में जो जिसको कि रखा गया हुआ है पालक की सब्जियों को काट करके। द आइज ऑफ द फ्राइल एंड ओमेन, जो कि दुर्बल, फ्राइल मीन्स होता है दुर्बल, एंग ओमेन का मतलब होता है युवा स्त्री की आंखों में। आर फिल्ड विथ स्मोक, जिसकी आंखें किससे भरी हुई हैं, धुओं से भरी हुई हैं। उसके परिवार में, मुकेश के परिवार में देखा गया कि जो स्त्री है, स्त्री की आंखों में जो है धुएं भरे हुए हैं। बट सी स्माइल्स, परंतु वो मुस्कुराती है। द सीन डिपिक्ट्स देयर ग्राइंडिंग पॉवर्टी, डिपिक्ट्स का मतलब होता है चित्रित करना। द सीन, ये दृश्य जो है चित्रित करता है देयर ग्राइंडिंग पॉवर्टी, उनकी पूरी तंगी और गरीबी को बताता है। बट कंटेनमेंट विथ देयर लॉट, परंतु उस पर भी उनके कार्य जुड़े हुए से प्रतीत होते हैं, लगे हुए से प्रतीत होते हैं, अपने कार्य में लगे हुए होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, गिव ए थंब नेल स्केच ऑफ द फ्राइल एंड वोमेन, यानी कि जो युवती है, जो दुबली पतली दुर्बल स्थिति में युवती है, उसके विषय में गिव ए थंबनेल। थंबनेल का मतलब होता है जो हाथ के अंगूठे हैं, उसके जो नाखून हैं, उसके विषय में इसमें बताया जाना है। इन द चैप्टर लास्ट स्प्रिंग में, तो देखेंगे द यंग वोमन इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश एल्डर ब्रदर अर्थात मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है कौन, वो स्त्री। हर आइज आर फिल्ड विथ स्मोक ऑफ फायरवुड, अर्थात लकड़ी के जले हुए जो है अग्नि से जो धुएं निकलते हैं, उससे उसकी आंखें जो है भर आई हैं, अर्थात आंखों में उसके धुएं भरे हुए हैं। दो नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, यद्यपि वो बहुत ज़्यादा उम्र की नहीं है, वर्षों की नहीं है। सी कमांड्स रिस्पेक्ट, वो सम्मान करना जानती है। एज द डाटर, एक पुत्री, इनला, जिसको डाटर इनला कहते हैं, वधू, डाटर इनला के रूप में वो है। आप दी हाउस, घर में। सी एड्रेसेस टू कस्टम एंड ट्रेडिशन, वो जो है वहाँ के तौर तरीके और वहाँ के रहन सहन के विषय में, रीति रिवाज के विषय में पूरी तरह से बतलाती है, एड्रेस करती है, उसको करती है। सी बीस हर फेस, वो अपने चेहरे को ढके हुए है घूंघट के रूप में, बीस मीन्स होता है घूंघट। बिफोर मेल एल्डर्स, जो पुरुष लोग वहाँ पर उसके समक्ष होते हैं तो अपने मुख को ढक लेती है। सी जेंटली विथड्राज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल टू डू सो, और उसके पश्चात वो अपने आप को छुपा लेती है टूटी हुई दीवार के पीछे। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम बढ़ रहे हैं। हाउ वुड यू रिगार्ड मुकेश फादर्स लाइफ, मुकेश के पिता के विषय में, अर्थात मुकेश के पिता के जीवन के विषय में आप क्या सोचते हैं, एंड अचीवमेंट, और उपलब्धियों के विषय में। तो यहाँ देखेंगे मुकेश फादर्स वाज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, मुकेश फादर के पिता का जन्म बैंगल मेकर था, चूड़ी बनाने वाले परिवार में ही हुआ था।
हिज फादर वेंट ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम प्लाइजिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। उनके इसके जो हिज फादर, उनके जो पिता थे, वे अंधे हो गए थे। डस्ट ऑफ फ्रॉम प्लाइजिंग द ग्लास बैंगल्स, यानी कि उसके कणों से, जो ग्लास बैंगल्स जो चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, उनके कणों से, उनके प्रदूषण से जो है उसके पिता जो है अंधे हो गए थे मुकेश के। ही इज एन ओल्ड एंड पुअर बैंगल मेकर, वो एक बूढ़े और गरीब चूड़ी बनाने वाले हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है। ही हैज़ वर्कड हार्ड फॉर लॉन्ग ईयर्स, वे लंबे वर्षों तक जो है कठोर श्रम किए हैं। फर्स्ट एज ए टेलर, पहले वो क्या थे, एक टेलर थे। एंड देन एज ए बैंगल मेकर, और उसके पश्चात वो चूड़ी बनाने वाले बने। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, वो एक घर को बना पाने में सक्षम ना रहे, अर्थात वो एक घर को नहीं बना सके थे। आर सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और अपने 2 बच्चों को, 2 पुत्रों को विद्यालय भेज पाने में सक्षम ना रहे थे। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे, सविता इज ए सिंबल ऑफ इनोसेंस एंड सफिशिएंसी कमेंट। सविता जो है एक जो है प्रतीक के रूप में है। इनोसेंस का मतलब होता है निर्दोष रूप में, एंड इनफिशिएंसी कमेंट, इफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता, और उसकी क्षमता के विषय में टिप्पणी करना है, यहाँ पर बतलाना है। सविता इज ए सिंबल ऑफ इनोसेंस, सविता एक निर्दोषता का प्रतीक होते हुए क्षमता के रूप में, एक क्षमता को रखने वाली लड़की है। इस तरह से यहाँ पर कमेंट करना है, आपको टिप्पणी लिखनी है इस पर। तो सविता इज ए यंग गर्ल, सविता एक छोटी लड़की है। सी हैज़ पुट ऑन ड्राई पिंक ड्रेस, जिसने कि एक धुंधला गुलाबी ड्रेस पहन रखा हुआ है। सी इज शोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, वो जो है कांच के टुकड़ों को क्या करती है, जोड़ने का कार्य करती है। हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ मशीन, उसके जो हाथ हैं वो इतनी तेज से चलते हैं जैसे कि मशीन के यंत्रवत, अर्थात उसके हाथ जो है मशीन की तरह फुर्तबाजी में चलते हैं जोड़ने के कार्य में। सी इज इनोसेंट, वो एक निर्दोष है। सी इज इग्नोरेंट, और ऐसा जैसा कि वो एक अजनबी के रूप में है, एक जो है इग्नोरेंट के रूप में, किसी चीज़ को अनजान के रूप में वो है। अबाउट द ये देखेंगे, सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता की अवस्था, अर्थात उसकी जो है पूरी तरह से अबाउट द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स, वो बैंगल्स के विषय में एकदम पूर्ण रूप से निष्ठ भाव से जो है पवित्रता के साथ साथ जो है लगी हुई है। सी हेल्प्स टू मेक, वो उसको बनाने में मदद करती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। व्हाट डू बैंगल्स सिंबलाइज, यानी बैंगल जो है चूड़ियों को किस रूप से क्या प्रतीक कहा जाता है, किस रूप में माना जाता है। व्हेन अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखिका के अनुसार। विल सविता नो, जिसको सविता के विषय में जाने जाएगा। द सेंसिटी, अर्थात जो है उसकी पवित्रता के विषय में, चूड़ी की पवित्रता के विषय में। ऑफ द बैंगल्स, सी हेल्प्स मेक, जो कि इसको बनाने में वो मदद करती है। हाउ इज द इंडियन ब्राइड ड्रेस्ड, जैसे कि भारतीय जो दुल्हन होती है जो उसको पहनती है। यहाँ पर देखेंगे, बैंगल्स सिंबलाइज ऑस्पेशियसनेस। ऑस्पेशियसनेस का मतलब होता है भाग्यशाली। जो बैंगल्स होती है, चूड़ी होती है, एक प्रतीक मानी जाती है। ऑस्पेशियस इन मैरिज फॉर एन इंडियन वुमन, एक भारतीय महिला के लिए जो है वो एक भाग्यशाली या सुहाग से संबंधित चीज़ विवाह के समय वो प्रतीक के रूप में मानी जाती है। सविता विल कम टू नो, जिसको कि सविता जानती है। द सेंसिटी, अर्थात उसकी जो है पवित्रता के विषय में, चूड़ी की पवित्रता के विषय में सविता जानती है। व्हेन सी बिकम्स ए ब्राइड, अर्थात जब वो एक दुल्हन के रूप में होती है। द हेड ऑफ ए ब्राइड इज ड्रैप्ड विथ ए रेड बील, तो एक दुल्हन का जो सिर होता है वो एक लाल घूंघट से, लाल कपड़ों से ढका हुआ होता है। हर हैंड्स आर
डाइड विथ रेड हैना, और उसके जो हाथ होते हैं वो लाल मेहंदियों से रंगे होते हैं। रेड बैंगल्स आर रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट। रिस्ट का मतलब होता है कलाइयाँ, और उसकी कलाइयों में जो है लाल चूड़ियाँ पहनी होती हैं, अर्थात कलाइयों में जो है चारों तरफ जो है लाल चूड़ियाँ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भारतीय स्त्रियों के विषय में बताया गया है, इसके विषय में सविता पूर्ण रूप से जानती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट। वो अपने कलाइयों में बैंगल को पहने हुए है। बट नो लाइट इन हर आइज, परंतु उसके आँखों में कोई चमक नहीं है। व्हाट एग्जैक्टली डज द आथर वांट टू कन्वे थ्रू दिस। लेखिका यहाँ पर क्या बताना चाहती है, किस रूप में इसका वर्णन करना चाहती है, तो इसको देखेंगे यहाँ पर। सी इज एन एल्डरली वुमेन, वह एक एल्डरली वुमेन है, अर्थात एक स्त्री है उम्र में बड़ी। हु बिकेम ब्राइड लॉन्ग एगो, जो काफ़ी लंबे समय पूर्व जो है एक दुल्हन के रूप में थी। सिंस हर हस्बैंड, और उसके पति, एंड ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में है। विथ ए फ्लोइंग बियर्ड इज स्टिल एलिव, ये दाढ़ियों को रखे हुए हैं, जिनकी दाढ़ियाँ बड़ी बड़ी हैं। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, वो भी अपनी कलाई में चूड़ियों को पहने हुए है। सी हैज हाउएवर नॉट enjoyed even one full नीटल इन हर इंटायर लाइफ टाइम, उसने भी अपने पूरे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई आनंद या प्रसन्नता, खुशी को प्राप्त नहीं किया था। सो देयर इज नो लाइट इन हर आइज, इसलिए उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। दिस इज जस्ट ए कमेंट ऑन ए ऑब्जेक्ट पॉवर्टी, ये एक गरीबी परेशानी का एक विषय है। एंड हेल्पलेसनेस ऑफ द बैंगल्स मेकर, और चूड़ी बनाने वाले के लिए एक निसहायतापूर्ण चीज़ें बताई जा रही हैं यहाँ पर, कि जो है उनके पास प्रसन्नता का कोई ही स्रोत नहीं है, केवल कार्य ही है, जिससे उनका जीवन हमेशा दुखी मुद्रा में ही बना रहता है। हमेशा परेशानी का ही जीवन उनके जीवन में होता है। तो यहाँ पर देखेंगे परेशानी का ही विषय होता है उनके जीवन में। क्वेश्चन नंबर 22, द यंग मैन ईचो। द यंग मैन ईचो का मतलब होता है प्रतिध्वनि करना। द यंग मैन ईचो द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। लैमेंट का मतलब होता है अफसोस। अपने बड़ों को के विषय में देख करके केवल जो है परेशानियों का ही एक प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है युवाओं में। जो अपने बड़े को देखते हैं तो उनके अंदर जो है एक परेशानियों की ही ध्वनि दिखाई पड़ती है, अफसोस दिखाई पड़ता है। व्हाट डू यू थिंक इज द कॉमन कंप्लेंट्स, आप इसके विषय में क्या सोचते हैं और किस तरह से इसको शिकायतपूर्ण समझेंगे। हाउ हैज़ इट इफेक्टेड देयर लाइफ्स, वो उनके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित किया है। तो यहाँ देखेंगे द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद आर क्वाइट पुअर, चूड़ी बनाने वाले जो फिरोजाबाद के लोग हैं वो पूर्णतः जो है गरीब हैं। क्वाइट पुअर, दे डू नॉट हैव एनफ मनी टू डू एनीथिंग, उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं जिससे वो एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, जिससे कि वो अपनी इस बैंगल था तो चूड़ी बनाने के कार्य से अलग होकर के कुछ कोई दूसरे कार्य को कर पावें। सम इवेंट डू नॉट हैव एनफ टू पेसिफाई, अर्थात कुछ जो ऐसे लोग होते हैं, कुछ जो ऐसे बैंगल मेकर होते हैं जो कि उसके विषय में समीक्षा कर पाएँ। पेसिफाई का मतलब होता है समीक्षा कर पाना। देयर हंगर, अपने भूख के विषय में सोच विचार पाना। बिल्डिंग ए हाउस फॉर द फैमिली इज एन अचीवमेंट ऑफ देम, परिवार के लिए एक घर का निर्माण कर पाना उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इंटिटिव एंड एबिलिटी ऑफ ड्रीम टू ड्रीम, यहाँ पे देखेंगे इंटिटेटिव का मतलब होता है समस्या का समाधान के लिए किसी प्रकार का कोई निवारण। माइंड नंबिंग, उनके दिमाग में बस एक ही सोच बनी हुई होती है। ट्रायल
कार्य के विषय में, हैव किल्ड द इंटेग्रिटी, अर्थात वो जो समस्याएं हैं उनके समाधान का कोई उनके पास कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता, एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और इस कारण से वो किसी प्रकार से योग्यता से परक जो है, योग्यता से जुड़ी हुई कोई स्वप्न भी नहीं देख पाते हैं, तो अपने कार्य में ही वो लगे हुए होते हैं, उनकी स्थितियां ऐसा गवाह करती हैं। तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, व्हाई डू द बैंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, जो चूड़ी बनाने वाले हैं वो अपने आप को एक संगठित रूप में क्यों नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं, इनटू एक कोऑपरेटिव के रूप में, एक सहयोग के रूप में, एक संगठन के रूप में अपने आप को क्यों नहीं प्रदर्शित कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे यहाँ पर, मोस्ट ऑफ द यंग बैंगल मेकर्स, ज़्यादातर जो है जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं, हैव फॉलन इनटू द ट्रैप ऑफ द मिडिल मैन, ये प्राय जो है जो बैंगल बनाने वाले लोग हैं, हैव फॉलन इनटू द ट्रैप्स मीन्स होता है जो है व्यक्तिगत सामान के रूप में, अर्थात मेकर्स ऑफ है फॉलन इनटू द ट्रैप्स ऑफ मिडिल मैन, जो मध्य श्रेणी के लोग होते हैं वो केवल उनका कार्य यही होता है कि एक व्यक्तिगत कार्य उनके लिए होता है जिसको वो करते हैं। दे आर आल्सो एफ्रेड ऑफ द पुलिस, और वो जो है किससे भयभीत होते हैं, डरते हैं, पुलिस से भयभीत रहते हैं कि कोई संगठन बनाएंगे, कोई कार्य करेंगे आगे, तो उस पर जो है पुलिस उनको भयभीत करने का भय उनके अंदर रहता है। दे नो, वो जानते हैं, द पुलिस विल हाउल देम अप, कि पुलिस उनको क्या करेगी, कैद खाने में भय डराएगी, धमकाएगी। हाउल का मतलब होता है डराना धमकाना। देम अप, बीट देम, और उनकी पिटाई करेगी। एंड ड्रैग टू द जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और कुछ गलत करने के आरोप में उन्हें जेल में डाल देगी। इस भय के कारण वो किसी संगठन से नहीं जुड़ पाते हैं, ना कोई संगठन बना पाते हैं। देयर इज नो लीडर एमंग देम टू हेल्प, उनके बीच में कोई नेता नहीं होता है, कोई लीडर नहीं होता है जो उनकी मदद करे। सी थिंग्स डिफरेंटली, सारी चीज़ें उनको एक भिन्न प्रकार से दिखाई पड़ती हैं। देयर फादर्स आर इक्वली टायर्ड, उनके पिता जो है भी वो पूर्ण रूप से थके हुए दिखाई पड़ते हैं। दे कैन डू नथिंग एक्सेप्ट कैरिंग ऑन देयर इनहेरिटेड बिजनेस, वो अपने इस बिजनेस के कार्य से हट करके कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 ये आपका 24 क्वेश्चन है, विच टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स डज द आथर नोटिस, यहाँ पे लेखिका जो है दो किन विशेष चीज़ों को देखती है एमंग द बैंगल मेकर्स इंडस्ट्री, जहाँ पर चूड़ी बनाने जाने वाले कारखाने होते हैं वहाँ पर लेखिका जो है मुख्य रूप से किन चीज़ों को, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से देखती है। तो यहाँ देखेंगे द फैमिलीज ऑफ द बैंगल मेकर्स, जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं उनके जो परिवार हैं, बिलोंग टू वन ऑफ दीज वर्ड्स, वो इस सांसारिक संसार से जुड़े हुए होते हैं, अर्थात संसार से जुड़े हुए लोग बैंगल मेकर्स होते हैं। दीज वीक वर्कर्स आर काट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, वेब का मतलब होता है शीघ्र रूप से ये गरीबी और तंगी से पकड़े जकड़े हुए होते हैं। दे आर आल्सो बर्डनड बाय द स्टिग्मा ऑफ द कास्ट इन विच दे आर बॉर्न। तो यहाँ देखेंगे स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक, अर्थात दे आर आल्सो बर्डनड बाय द स्टिग्मा, वो एक कलंक के भार से लदे हुए होते हैं, कार्य के भार से। आप दी कास्ट का मतलब अपने पेशे से, कार्य से लगे हुए होते हैं, उस भार से वो बर्डन से युक्त होते हैं, भार से युक्त होते हैं। इन विच दे आर बॉर्न, जहाँ पर उनका जन्म हुआ है। तो यहाँ इस तरह समझेंगे, दे नो अदर वर्क, वे दूसरा कार्य नहीं जानते हैं। द अदर वर्ड इज द वाइसियस सर्किल ऑफ द मनी लेंडर्स, जो उनका दूसरा कार्य है, वैश्यस का मतलब होता है भ्रष्ट, अर्थात जो उनका द अदर वर्ड, उनका दूसरा जो संसार है, इज द वाइसियस सर्किल, वाइसियस का मतलब है भ्रष्ट, सर्किल माने घेरा,
ऑफ दी मनी लेंडर। मनी लेंडर का मतलब साहूकार, अर्थात जो ऋण को प्रदान करते हैं। तो उनका जो दूसरा संसार है वो साहूकारों के घेरों से, भ्रष्ट लोगों के घेरों से युक्त है। द मिडिल मैन, जो मध्यम श्रेणी के लोग। द पुलिसमैन, जिसमें कि मध्यम श्रेणी के लोग हैं। द पुलिसमैन, पुलिस वाले। द कीपर्स ऑफ द लॉ, कानून के रखैल अर्थात कानून का पालन कराने वाले जो लोग हैं। द ब्यूरोक्रेट्स, जो समाचारों से संबंधित जो लोग हैं अर्थात जो संवाददाता के रूप में। एंड द पॉलिटिशियन, और जो राजनीतिक व्यक्ति के लोग हैं। ऐसे लोगों से प्रायः उनका संसार एक अलग होता है। वो अपने ही कार्य को समझते हैं और अपने कार्य में लगे होते हैं, अन्य कार्य की ओर जाने के लिए वो उत्सुक नहीं हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से समझेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है। 25 नंबर क्वेश्चन, हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम दी अदर बैंगल्स मेकर्स, अर्थात दूसरे चूड़ी बनाने वाले की तरह अपेक्षा मुकेश क्यों भिन्न दिखाई पड़ता है। भिन्न है, भिन्न लगता है, एक अलग दिखाई पड़ता है। आप फिरोजाबाद में तो देखेंगे यहाँ पे मुकेश इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, अर्थात फिरोजाबाद के दूसरे चूड़ी बनाने वालों की अपेक्षा मुकेश जो है एक अलग तरीके से पूर्णतया दिखाई पड़ता है। बिकॉज, क्योंकि ही हैज़ द करेज टू टेक इंटिटेटिव एंड ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशन फैमिली ऑक्यूपेशन। यहाँ पर देखेंगे क्यों वो अलग दिखाई पड़ रहा है कि उसके अंदर एक साहस की भावना है और जो है उसकी एक समस्या समाधान करने का जो है एक उसका समस्या का समाधान भी उसके अंदर पाने का साहस भी उसके अंदर है। एंड ब्रेक जो है उसको समस्या से अलग जो खड़े होने का उसके पास साहस दिखाई पड़ रहा है। उसका जो पेशा है, जो परिवार का पेशा है, वो उससे अलग भिन्न दिखाई पड़ता है। ही हैज़ स्ट्रांग विल, उसकी जो इच्छा है वो बहुत ही शक्तिशाली है, मजबूत है। पावर आल्सो, और उसके पूरी शक्ति के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ उसकी जो इच्छाएं प्रबल हैं। ही इंसिस्ट का मतलब होता है जोर दे करके। ही इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर्स, वो अपने कार्य में पूर्ण रूप से जो है जोर दे करके आगे बढ़ने का प्रयास करता है। बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक होने के विषय में। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। व्हाट डू यू थिंक इज द प्लाइट ऑफ द चिल्ड्रन बॉर्न इन द फैमिलीज ऑफ बैंगल मेकर, आप क्या सोचते हैं। द प्लाइट का मतलब होता है कठिन दशा जिनकी होती है। प्लाइट ऑफ चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जो कठिन दशा से के रूप में होते हैं, जन्म लेते हैं। इन द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वाले परिवार में। तो यहाँ पर उनके विषय में आप क्या सोचते हैं, तो इसके आंसर को देखेंगे। द वेसियस सर्किल ऑफ द मिडिल मैन, अर्थात जो मध्यम श्रेणी के जो लोग हैं, जो वेसियस सर्किल के लोग हैं, अर्थात जो अपने कार्य से विरत अर्थात एक भ्रष्ट तरीके से मध्यम श्रेणी के जो लोग हैं। एंड देयर एलाइज हैव इंटरप्टेड द पुअर बैंगल्स, एलाइज का मतलब होता है उनका जो एक समूह होता है वो जो है पकड़ में रखता है इन लोगों को, जो कि बैंगल बनाने वाले लोग होते हैं। क्योंकि उनकी पकड़ से ये लोग अलग नहीं हो पाते हैं, वो हमेशा ये शोषण करते हैं। भ्रष्ट लोग जो है हमेशा ऐसे समाज का शोषण करते चले आए हुए हैं। इन देयर नेट्स, अपने वो जाल में उनको फंसा लेते हैं। द स्ट्रांग होल्ड इज सफोकेटिंग, और जो है इनके लिए अंत में जो है ये स्ट्रांग होल्ड इज सफोकेटिंग, एक सफोकेटिंग का मतलब होता है सांस रोग से जो है युक्त होना। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो है द स्ट्रांग होल्ड इज सफोकेटिंग, पुराना पूरी तरह से जो है ये जकड़े हुए होते हैं, एक सांस रोग से ग्रसित होते हैं। दे हैव इम्पोज्ड हैवी बर्डन ऑन लिटिल चिल्ड्रन, और छोटे बच्चों पे एक भारी जो है भार होता है उनके जीवन में। दे कैंट पुट इट डाउन, जिसको कभी भी उतार नहीं सकते हैं। बिफोर दे आर एबल टू थिंक, और जब भी कभी वो उसके विषय में सोचने के लिए सक्षम हो पाते हैं। दे एक्सेप्ट द बैगेजेस एज
एज नेचुरली देयर फादर्स, तो पुनः उस चीज़ को स्वभावतः वो उनको ग्रहण करना पड़ता है, प्राप्त करना पड़ता है उस भार को जिसको उनके पिताजी लिए हुए आगे बढ़े हैं। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। 27 क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम देखेंगे 27 क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट डू यू थिंक इज द थीम ऑफ द लास्ट स्प्रिंग। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, इज द थीम ऑफ लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जो कि बच्चे के बचपने से ली गई, बच्चे के बचपने को छीन कर ली गई कहानी लास्ट स्प्रिंग के जो थेम हैं, जो तत्व हैं, उसके विषय में आप क्या सोचते हैं। तो ये 27 क्वेश्चन का लास्ट एक्सप्लेनेशन में बताने जा रहा हूँ, आंसर बताने जा रहा हूँ। द थीम ऑफ द चैप्टर, अर्थात जो इस चैप्टर है, इस चैप्टर का जो तत्व है, मूल तत्व है, इज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी। वो क्या है? ग्राइंडिंग पॉवर्टी, अर्थात तंगी, गरीबी के विषय में बताया गया है इसमें जो है। एंड द ट्रेडिशन, और जो उनका जो तरीका है, जो तौर तरीका है, रहन सहन है, उसके विषय में बताया गया है। विच कंडेम पुअर चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो कि बच्चों के जीवन का एक शोषण का रास्ता बताया गया है, जिसमें बच्चों के जीवन का एकदम हनन होता है, शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। द टू स्टोरीज टेकन टुगेदर डिपिक्ट द प्लाइट ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन। टू स्टोरी का मतलब दो कहानियाँ यहाँ पर साथ साथ चल रही हैं। डिपिक्ट्स का मतलब होता है चित्रित करना, दो कहानियों का चित्रण यहाँ पर मिलता है। द प्लाइट, प्लाइट मतलब उनकी जो कठिन दशाएं हैं। द प्लाइट ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन, जो गलियों के जो बच्चे हैं, जो गली में रहते हैं। फोर्स्ड इनटू लेबर, जो कि श्रम करने के लिए विवश होते हैं, उनको मजबूर किया जाता है। अर्ली इन लाइफ, उनके जीवन में, जीवन काल के पूर्व काल में, जिनको विवश किया जाता है कार्य करने के लिए। एंड डिनाइड द अपॉर्चुनिटीज ऑफ स्कूलिंग, और उनको स्कूल जाने की स्थिति से, उनके अवसर से उनको वंचित रखा जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं द कॉलोनियस, कॉलोनियस का मतलब होता है निर्दयी व्यवहार, अर्थात उनका निर्दयतापूर्ण उनके साथ व्यवहार किया जाता है। द कॉलोनियस ऑफ द सोसाइटी, समाज उसके साथ क्या करता है? निर्दयतापूर्ण व्यवहार करता है। एंड पॉलिटिकल क्लास ओनली एड्स टू द सफरिंग ऑफ दीज पुअर पीपल, और जो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं वो केवल एड्स करते हैं अपने वोट के लिए, अपने नीति को आगे बढ़ाने के लिए जो है इनका इस्तेमाल करते हैं, इन गरीब लोगों का, इन पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो इस तरह से 27 क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, शार्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, जिसको मैंने बताया, ये 27 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। These questions are very important for your board examination, for your CBSE board and other boards. तो हम चाहेंगे कि आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इसको आप जो हमारी लिंक से भी प्राप्त कर सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि धरा क्लासेस के माध्यम से आपके बीच में बताया गया, उपस्थित किया गया है क्वेश्चन का आंसर। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।